हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूएन एकेडमी। ह्यूएन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का ये हमारा 22वां लेक्चर है, यानी कि 22nd लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने टोटल 21 लेक्चर देख लिए हैं, अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उन्हें देखिए और फिर इसको भी देखिए। तो हमने पूरी तरीके से मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर लिया है, यानी कि जो भारत की मिडिवल हिस्ट्री है उसको अच्छे से हमने पूरा डीपली कवर कर लिया है। और अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। कल से हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने बेसिकली पोर्चुगीज के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया था। हमने देखा था किस तरीके से पुर्तगाली भारत आए। पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया? आपको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ आया था? तो केरल के अंदर आया था। वहाँ पे जमोरिन नामक शासक ने उसका स्वागत किया था। तो इस तरीके से हमने उनके बारे में पढ़ा। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, या कब पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और कौन कौन से ऐसे यूरोपियंस होंगे, देश होंगे जो भारत में आएंगे व्यापार करने। तो सबके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद ये हमने ये भी देखा कि पोर्चुगीज जो कि पुर्तगाली है, तो उन्होंने हमारे यहाँ क्या क्या शुरू किया, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, या शिप बिल्डिंग शुरू किया, जहाज निर्माण शुरू किया, आलू की खेती स्टार्ट करवाई उन्होंने, तंबाकू की खेती स्टार्ट कराई। इस तरीके से बहुत सारे काम उन्होंने किए थे भारत में आके। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनका जो मेनली फोकस था भारत के अंदर व्यापार करने पे, वो था मसालों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत में मसाले काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और अगर उन्हें हम फॉरेन भेजते हैं, कहीं विदेश में भेजते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसालों का व्यापार किया भारत में। वो पहले यूरोपीय थे जो भारत आए, और सबसे आखिरी में जाने वाले भी यूरोपीय सेम ही थे। कौन? पोर्चुगीज़। तो चलिए आज हम लोग डच, उसके बाद ब्रिटिश, फिर फ्रेंच, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है डच। तो देखिए, डच जो थे ये पोर्चुगीज के बाद भारत आए थे। और डच बेसिकली किनको कहा जाता है? तो जो हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग आए थे, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डच जो आए थे वो कहाँ से आए थे? तो हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे। पहला जो डच व्यापारी था, या पहला डच कौन आया था भारत में, तो याद रखिएगा, ये जो आया था वो था कार्नेलिस डेहस्तमान, या इसको कार्नेलियस हाउटमैन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी ऑप्शन मिलता है, कहीं कहीं कार्नेलियस आपको डेहस्तमान मिलेगा और कहीं कहीं कार्नेलियस हाउटमैन भी मिल जाएगा। ये कब आया था? तो ये 1596 में, यानी कि 1596 में भारत आया था। आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा आया था। लगभग उसके 98 सालों बाद ये आए थे डच। ठीक है। इन्होंने 1641 में मलक्का और 1658 में सेलान पर अधिकार किया। मतलब क्या है कि जो डच आए थे, इन्होंने, ये आए तो 1596 में, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे भारत के अंदर अपना पैर जमाना शुरू किया, साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। साम्राज्य का मतलब कि व्यापार का साम्राज्य, ऐसा नहीं शासन करना। तो व्यापार का साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। और इन्होंने उसके बाद 1641 यानी कि 1641 में मलक्का, और 1658 यानी कि 1658 में सेलान पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त पूंजी एकत्र करके भारत में किसने व्यापार किया था, तो याद रखिएगा, ये डच ही थे जिन्होंने भारत के अंदर संयुक्त पूंजी एकत्र करते, मतलब अकेले नहीं, कई सारे लोगों से इन्होंने पूंजी कलेक्ट किया, कैपिटल कलेक्ट किया, उसके बाद इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो ये डच ही थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अगर आपसे ये पूछता है कि 17वीं शताब्दी में, यानी कि 17 सेंचुरी में, सबसे ज़्यादा कॉटन का एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन किन्होंने किया, तो याद रखिएगा कि 17वीं शताब्दी में मैक्सिमम कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, सूती वस्त्र जो होते हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इन्होंने ही किया, डचों ने, और सबसे ज़्यादा निर्यात भी इन्होंने किया, मतलब एक्सपोर्ट भी इन्होंने ही किया। ठीक है। उसके बाद ये ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने 200 सालों में सर्वाधिक लाभांश कराए, मतलब जब तक ये भारत में रहे थे उस बीच में जो अपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उस पर कितना बेनिफिट हुआ, अगर उस रेशियो में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाया था? यही कमाए थे डच। इन्होंने टोटल 18% कमाए थे। मतलब अगर ये लोग 100 रुपये लगा रहे थे तो इनको 118 रुपये मिल रहा था। 18% का लाभांश ये लोग कमा के गए थे भारत से। आगे बढ़ते हैं। 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। या अगर आपसे ये पूछता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 1602 यानी कि 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। ये इन्होंने ये शुरुआत की थी, ऐसा मैंने नहीं बोला कि इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। पहली फैक्ट्री ये लोग बाद में लगाएंगे। 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी या स्थापना की थी। उसके बाद 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है
पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1605 में यानी कि स्थापना के 3 सालों बाद इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ये मुख्य रूप से भारत के अंदर सूती कपड़ों का व्यापार करते थे। जैसे कि आपको पता होगा पुर्तगाली जो थे वो भारत के अंदर मुख्य रूप से मसालों का व्यापार करते थे, वहीं पे डच जो थे ये मुख्य रूप से भारत के अंदर सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। और इनका जो सूती वस्त्रों का मेनली जो व्यापार करने का बंदरगाह था वो था कोरोमंडल और भड़ौच वाला जो बंदरगाह था, वहाँ से ये लोग करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने पुलिकट में स्वर्ण पगौड़ा यानी कि सोने के सिक्के की ढलैया की। मतलब क्या है? इन्होंने मिंटिंग की है। क्या किए? स्वर्ण पगौड़ा यानी कि सोने के सिक्कों को मिंट किया इन्होंने। कहाँ पे? पुलिकट में। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले अगर पूछता है कौन से यूरोपीय भारत में स्वर्ण पगौड़ा या सोने के सिक्के चलाए थे, ढाले थे, तो वो कौन थे? डच ही थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने, अगर आपसे ये पूछा है, मैंने तो ये बता दिया कि भारत के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में 1605 में, लेकिन आपसे अगर स्पेशली पूछता है कि इन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई और कहाँ पे लगाई, तो याद रखिएगा इन्होंने पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी पीपली में। कहाँ पे लगाई थी? पीपली में। और कब लगाई थी? तो ये भी आपको याद रखना है 1627 में, यानी कि 1627 में इन्होंने वेस्ट बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। किसने? डचों ने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक पॉइंट को 2-2 3-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। और मैंने आपको पढ़ने के लिए भी बताया था कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखा करिए, एक बार नोट्स बनाया करिए, फिर दोबारा 2-3 बार देखा करिए वीडियो को। 20 मिनट का वीडियो रहता है। हो सके तो आप जब दोबारा देखिए, पहली बार तो नहीं, पहली बार आराम से सुना करिए, दोबारा जब कभी वीडियो देखिए तो उसको स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 पे कर लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा और आप आराम से रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, नोट सामने रखिए और वीडियो को देखते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए, फिर दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आप एग्जाम दीजिए किसी भी लेवल का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने 1759 में एक युद्ध लड़ा था जिसको बोलते हैं बेटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध। और ये बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, डच और अंग्रेजों के बीच हुआ 1759 यानी कि 1759 में बेदरा का युद्ध, बेटल ऑफ बेदरा, जिसमें डचों की हार हुई थी और अंग्रेज जीत गए थे। और इसकी वजह से डचों का व्यापार पे काफ़ी ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने अभी बताया कि पहली फैक्ट्री इन्होंने भारत में कब लगाई और पहली पश्चिम बंगाल में कब लगाई। अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कभी कभी पूछ लेता है। इन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम लगाई 1605 में, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई पुलिकट में 1610 में, तीसरी सूरत में 1616 में, चौथी कराईकल में 1645 में, और पांचवी चिंसुरा में 1653 में। तो मैंने शुरू के 5 आपको बता दिए हैं। तो अगर आपसे अब इतना इससे ज़्यादा डीप में तो जा ही नहीं सकता है कोई भी एग्जामिनर, आपसे शुरू के 1-2 पूछता है, मैंने आपको शुरू के 5 बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा नोट्स बना के। आगे बढ़ जाते हैं। 1795 में ये भारत से चले गए थे। ठीक है, जब अंग्रेजों ने इनको हरा दिया तो इनको भारत छोड़ के जाना पड़ा और 1795 में भारत से चले गए थे। तो इस तरीके से डच किस तरीके से भारत में आए और ये किस तरीके से गए, किस तरीके से इन्होंने व्यापार किया, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अंग्रेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला अंग्रेज आया था भारत में तो वो था जॉन मिंडन हॉल। कौन था? जॉन मिंडन हॉल। और ये कब आया था भारत? तो 1599 में जॉन मिंडन हॉल नामक ये आदमी जो कि अंग्रेज था वो भारत में आता है। और उस टाइम पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्राउन मतलब ब्रिटेन में शासन कौन कर रहा था, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो वो थी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। कौन थी? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ब्रिटेन की महारानी थी 1599 में जब ये भारत आया था जॉन मिंडन हॉल। और उस टाइम पे मुगल शासक अकबर था। तो आपको पता होगा अकबर कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक अकबर शासन में था। तो उसी के बीच में ये आया है 1599 में। ठीक है, तो उस टाइम पे अकबर भारत में शासन कर रहा था, लेकिन ये भारत आया था, अकबर के दरबार में नहीं आया था। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला अंग्रेज कौन था, तो याद रखिएगा वो था, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। जॉन मिंडनहाल अकबर के टाइम काल में आया था लेकिन वो अकबर से मिला नहीं था, अकबर के दरबार में नहीं गया था। लेकिन जो रॉल्फ फिंच था ये अकबर के दरबार में भी गया था। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के अंदर एक ट्रेडर्स ग्रुप हुआ करता था, मतलब व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था जिसको बोलते थे मर्चेंट एडवेंचर्स। फिर इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, उनके पास ये लोग गए और इन्होंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा कि हम भारत में जाके व्यापार करना चाहते हैं, आप उसकी हमें क्या करिए, इजाज़त दे दीजिए कि हम व्यापार जाके आसानी से भारत में कर सकें।
और फिर ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, इन लोगों के लिए एक चार्टर जारी कर दिया, मतलब एक अभिलेख जारी कर दिया, और उसमें इन लोगों को 15 साल के लिए इनिशियली, मतलब शुरुआत में इनको 15 साल के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। किसने? जो कि लॉर्ड एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी, ठीक है, जो कि वहाँ की महारानी थी। अब जब इन्होंने इनको अधिकार दिया तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 31 दिसंबर 1600। और ये कहाँ पे स्थापना हुई थी, तो गलती से भारत मत टिक करिएगा। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में हुई थी। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। अब यहाँ से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो याद रखना है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। और ये किसका राजदूत था, तो याद रखिएगा ये जेम्स फर्स्ट, मतलब जो इंग्लैंड के राजा थे उस टाइम पे, जेम्स फर्स्ट, उन्हीं का राजदूत था विलियम हॉकिंस। और ये 1608 में, यानी कि 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था और उनसे इसने भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। अगर आपसे ये पूछता है कि जो विलियम हॉकिंस था ये भारत में किस जहाज़ से आया था, तो याद रखिएगा ये आया था, इसके शिप का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। आपको जो भी मिलता है, अगर हेक्टर मिलता है तो हेक्टर पर टिक कर दीजिएगा, अगर हेक्टर नहीं मिलता है तो रेड ड्रैगन ऑप्शन में है तो रेड ड्रैगन भी टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो विलियम हॉकिंस आया था ये हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसको इसको जहांगीर ने इंग्लिश खां और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और 400 मनसब दिए थे। मनसब का मतलब होता है कि जैसे सिक्का, पैसा या उपहार देना। तो इस तरीके से इसको जहांगीर ने 400 मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ये आया था तो ये तुर्की भाषा में बात कर रहा था और चालाक था, इसको इसीलिए भेजा ही गया था। क्योंकि मुगल है भाई, उनका जो आधिकारिक भाषा है वो तुर्की और फारसी है, तो आप अगर उस लैंग्वेज में उनसे बात करेंगे तो खुश हो ही जाएंगे। तो ये तुर्की भाषा में बात कर रहा था और इसने फारसी भाषा में लिखा हुआ पत्र उनको प्रदान किया था, जिससे वो खुश होकर इसको इंग्लिश खां की उपाधि दिए थे और 400 मनसब भी प्रदान किए थे। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई, तो याद रखना है 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई वो लगाई मसूलीपट्टनम में। फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ, 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई, लेकिन ये परमानेंट फैक्ट्री नहीं थी। क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। अगर आपसे ये पूछता है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपनी पहली टेम्पोररी यानी कि अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, तो याद रखना है मसूलीपट्टनम में 1611 में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, यानी कि परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, तो याद रखना है ये हो जाएगा 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई। तो आपसे जहाँ तक क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछता है तो यही सूरत वाला पूछता है। 1613 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, जो कि परमानेंट फैक्ट्री थी इनकी। कहाँ पे? सूरत में इन्होंने लगाई थी। तो ये भी आपको नहीं भूलना है, याद रखना है बिल्कुल। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1661 में एक अंग्रेज राजा था जिसका नाम था प्रिंस चार्ल्स सेकंड। कौन था? प्रिंस चार्ल्स सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1661 में प्रिंस चार्ल्स सेकंड की शादी हो जाती है, जो कि पुर्तगाली राजकुमारी रहती है, पुर्तगाल की राजकुमारी रहती है कैथरीन। तो प्रिंस चार्ल्स सेकंड की शादी हो जाती है कैथरीन के साथ, और उसी के एवज में, उसी के बदले में जो पुर्तगाली रहते हैं वो इस प्रिंस चार्ल्स सेकंड को या अंग्रेजों को दहेज में बॉम्बे दे देते हैं। तो देखिए भारत में आके वो लोग भारत की ज़मीन ही दहेज में दे रहे हैं, ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। तो पुर्तगालियों ने जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसकी शादी अंग्रेजों से की, अंग्रेजों के राजा प्रिंस चार्ल्स सेकंड से, और उनको दहेज में बॉम्बे प्रदान कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री किस प्रकार से लगाई, क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री जो कि अस्थायी थी, 1613 में पहली अस्थायी फैक्ट्री मतलब परमानेंट फैक्ट्री जो लगाई वो सूरत में लगाई। उसके बाद 1633 में उड़ीसा में लगाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में भी पूछा हुआ है। 1639 में मद्रास में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। 1651 में हुगली में लगाई, हुगली कहाँ पे है आप लोगों को पता है, पश्चिम बंगाल। 1661 में इन्होंने बम्बई में अपनी फैक्ट्री लगाई। और 1717 जब आप मुगल पढ़ रहे थे, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि 1717 में अंग्रेजों को फर्रुखसियर नामक मुगल बादशाह ने इनको गोल्डन आर्डिनेंस जारी किया था, यानी कि स्वर्णिम फरमान दिया था, जिसकी वजह से ये भारत में कहीं भी टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा। अभी तो हमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम डीप में पढ़ेंगे जो भी और पढ़ने हैं अंग्रेजों से डिटेल। यहाँ हमने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हमें पढ़ना है डेनिस कंपनी के बारे में या डेन्स के बारे में, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी दो चार पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो डेनिस थे
इन्होंने 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा डेनिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1616 में। कब हुई थी? 1616 में। आप ध्यान से सुनते जाइए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट्स बनाते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अपना नोट सबसे बढ़िया होता है। उसके बाद देखिए इन्होंने अपनी जो पहली कंपनी खोली थी, पहली फैक्ट्री खोली भारत के अंदर, वो खोली ट्रेनको केरला में, ठीक है। तो जो डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली भारत में वो 1620 यानी कि 1620 में ट्रेनको केरला में खोली थी। उसके बाद इन्होंने 1676 में श्री रामपुर में अपनी कंपनी खोली या फैक्ट्री खोली। तो अगर आपसे ये पूछता है कि बंगाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कब खोली थी, तो 1676 यानी कि 1676 में। किसकी बात कर रहे हैं हम? डेनिस की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली भारत में दो तरीके का व्यापार करते थे। कौन कौन सा? ट्रेड ऑफ टी, मतलब चाय का व्यापार करते थे, और ट्रेड विद चाइना, और चाइना के साथ व्यापार करते थे, चीन के साथ। तो इनका मेनली दो व्यापार था। इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली भारत के अंदर, और 1745 में ये अंग्रेजों को कंपनी बेचकर चले गए। मतलब इनको इन्होंने देखा कि भारत में हमें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्या किए, पूरा अपना कंपनी वंपनी जो था, फैक्ट्री था, ये अंग्रेजों को बेचकर और 1745 में फाइनली भारत से चले गए। अब आखिरी हम लोग पढ़ लेते हैं यूरोपियन, जो कि फ्रांसीसी थे, फ्रेंच के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंच के बारे में जब पढ़ते हैं तो देखिए एक लुई 14 नामक शासक था फ्रांस में। तो 1664 में लुई 14, यहाँ पे मैंने लिख दिया है किंग लुई 14, 14th मतलब 14वां। तो लुई 14वां जो राजा था फ्रांस का, उसी का एक मंत्री था कॉलबर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलबर्ट। तो उसी का एक मंत्री था कॉलबर्ट, वही 1664 में भारत आया था व्यापार की शुरुआत करने, ठीक है। और 1664 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 1664 यानी कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है, स्थापना होती है। इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो लगाई थी वो लगाई थी 1668 में सूरत में। कब? 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई। उसके बाद दूसरी जो इन्होंने कोठी लगाई या दूसरी फैक्ट्री जो भारत में खोली वो खोली 1669 यानी कि एक ही साल बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। 1672 में फ्रेंच गवर्नर था, एक फ्रांस का एक गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है, जो भारत आया था, फ्रांसिस मार्टिन। इसने क्या काम किया? इसने अटैक किया शेर खान लोधी पे। किस पे अटैक किया? शेर खान लोधी पे अटैक किया, जो कि कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा ये पांडेचेरी गांव हुआ करता था, उसी की देखरेख ये करता था और वहीं का शासक था। तो फ्रांसिस मार्टिन जो कि फ्रेंच गवर्नर था, इसने 1672 में शेर खान लोधी पे अटैक किया और उसको हरा के उससे पांडिचेरी गांव ले लिया और उस पर पांडिचेरी शहर की स्थापना कर दी। तो याद रखना है पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसियों ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 1693 में पांडिचेरी पे डचों का अधिकार हो गया, ठीक है। किसका अधिकार हो गया? डचों का अधिकार हो गया। कब? 1693 में। यहाँ पे देखिए फ्रेंच गवर्नर ले लिया, लेकिन बाद में उस पर अटैक करके डचों ने अधिकार कर लिया। लेकिन 4 ही साल बाद रिजविक की संधि हुई, जो कि फ्रांसीसियों और डचों के बीच में हुई। और डचों ने इस संधि के बाद, मतलब ये जो बात हुई दोनों के बीच में, फ्रांसीसियों और डचों के बीच में, तो आपस बातचीत के बाद 4 ही साल बाद इन्होंने क्या कर दिया? वापस इनको लौटा दी। मतलब एक बार फिर से ये जो पांडिचेरी थी ये वापस से फ्रांसीसियों को मिल गई। डचों ने संधि के थ्रू इसको वापस कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि भारत के अंदर फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा फ्रांसिस मार्टिन को फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये भी आपको नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1691-92 में वेस्ट बंगाल के चंद्रनगर में अपनी पहली फैक्ट्री ओपन की। हालांकि पहली फैक्ट्री ये लोग भारत में ओपन कर चुके हैं, लेकिन मैं बार बार भारत का तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का भी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप प्राचीन में देखेंगे या ये मध्यकालीन जो भारत है या उसके बाद भी अगर आप लोग, मध्यकालीन में तो मान लीजिए दिल्ली और आगरा फोकस रहता है, लेकिन जैसे ही आप लोग कंपनी या यूरोपियंस के आने की बात देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस ही कहाँ पे रहता है सबका? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए मैं सब कंपनियों का पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ वेस्ट बंगाल में कब हुई थी ये भी मैं बता रहा हूँ। तो फ्रांसीसियों के पहले फैक्ट्री की स्थापना जो वेस्ट बंगाल में पहली फैक्ट्री थी वो हुई 1691-92 में, और वेस्ट बंगाल के चंद्रनगर में, ठीक है। इन्होंने 1721 यानी कि 1721 में मॉरिशस पे अधिकार किया, और 1724 में इन्होंने माहे पर भी अधिकार कर लिया। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये पूछेंगे कि फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब अधिकार किया था, तो याद रखिएगा 1721 में, और 1724 यानी कि 1724 में इन्होंने माहे पर भी अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से आज हम लोग ने किसके किसके बारे में पढ़ा? तो फ्रांसीसी के बारे में पढ़ा, डेनिश के बारे में पढ़ा और ब्रिटिश के बारे में पढ़ा।
तो इस तरीके से हमने यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से यूरोपी भारत में आए और उन्होंने कंपनी स्थापित की। अब आगे इस तरीके से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरी ऐसे ही डिटेल में खत्म करते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं जितना आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जितना भी यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ, जितना मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप कोई भी एक बुक पलटेंगे, कोई भी लेवल की बुक खोलिए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 4-5 बुक से मैंने कलेक्ट किया है डेटा। और मेरा जो पर्सनल नोट है, जो मैं 4-5 बुक को मिला के बनाता हूँ, वहाँ से ही मैंने इसको नोट किया है। तो आपको 5-6 बुक का निचोड़ यहाँ पे मिल रहा है, केवल 20 मिनट आप डेली दे रहे हैं, तो आपका अच्छे से हिस्ट्री तैयार हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी, जियोग्राफी भी करेंगे और साइंस भी हम लोग कवर करेंगे। तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।